नमस्कार, मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश मैथ्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से 12th क्लास से रिलेटेड जितना कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। समय समय पर इसके प्रैक्टिस सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज से हमारा 12th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी किताब में वो है रिलेशंस एंड फंक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट जैसे सेट थ्योरी है जिसका इसमें यूज होने वाला है, उसको पढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज, जिन जिन कॉन्सेप्ट की इस चैप्टर के लिए आवश्यकता पड़ने वाली है उन कॉन्सेप्ट को इसमें बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शन। तो सबसे पहले है कि रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमको पढ़ना क्या क्या है। रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है जो 12th क्लास के लिए रिलेवेंट है। केवल हमको उतना पढ़ना है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो इसमें सबसे पहला है हमें कि पढ़ना है रिलेशन, संबंध किसे कहते हैं, संबंध। उसके बाद पढ़ना है हमको फंक्शंस, संबंध भी पढ़ना है, रिलेशंस, उसके बाद पढ़ना है हमको फंक्शंस। तीसरा है हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस, जो फलनों का संयोजन है। दो या दो से अधिक फलन यदि फंक्शंस दिए गए हैं उनको एक करके कंबाइंड फंक्शंस में किस प्रकार बदलेंगे, वो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहलाता है। तो फलनों का संयोजन भी पढ़ना है हमको, और उसके बाद हमें इन्वर्टिबल फंक्शंस भी पढ़ना है। यदि कोई फंक्शंस दिया गया है तो उनका उस फंक्शंस का इन्वर्स हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको हमको पढ़ना है इसमें। और तीसरा चौथा वाला है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। इस चैप्टर को भी इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है। अब देखते हैं रिलेशंस में हमें क्या क्या पढ़ना है जो 12th क्लास के लिए रिलेवेंट है। केवल हम रिलेशंस को उतना पढ़ेंगे। यहाँ पे है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में स्वतुल्य संबंध। दूसरा है सिमेट्रिक सममित संबंध। तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध। और चौथा है हमारा एक्विवैलेंस तुल्यता संबंध। इस 4 प्रकार के संबंधों को, रिलेशंस को हमको इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करना है। अब देखें फंक्शंस। फंक्शंस में हमें कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करना है या कितने प्रकार के फंक्शंस हमें 12th क्लास के लिए पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहला है 1-to-1 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं और हिंदी में है एक ही फलन। दूसरा है ऑन टू, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं और हिंदी में ये है आच्छादक। तीसरा है हमारा मैनी टू वन, बहुएक फलन। और चौथा है हमारा इनटू, अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी या इसी को अनाच्छादक फलन भी कहते हैं। इस प्रकार के फंक्शंस का हमको इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करना है। तो ये तो है कि रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंतर्गत जो 12th क्लास के लिए रिलेवेंट है उसमें से हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हमें 4 प्रकार की चीज़ों का इसमें अध्ययन करना है। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी, जिसकी इस चैप्टर में आवश्यकता पड़ने वाली है, उसको हम देखते हैं, उसका ओवरव्यू लेते हैं। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आवश्यकता है, सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। यहाँ पे देखें समुच्चय, इसी को हमको पढ़ना है इसके अंतर्गत।
समुच्चय देखें, यहां पे लिखा है, इसकी जो डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड शब्द आया है इसमें। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह हमारा समुच्चय कहलाता है। अब यहाँ पे जो शब्द आया है वेल डिफाइंड का मतलब बेसिकली होता है कि वो परिभाषा या वो डेफिनेशन जो किसी के भी परिप्रेक्ष्य से बदले ना, वो हमारा कहलाता है वेल डिफाइंड। जो डेफिनेशन हमारे अनुसार भी, जिसका आंसर वही हो, जो किसी और व्यक्ति के अनुसार भी हो, तो वो हमारा वेल डिफाइंड कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखें। वेल डिफाइंड, जैसे मान लो एग्जाम्पल में लिखा है कि ये 1 2 3 4, मतलब ये 4 प्रकार की संख्याएं दी गई हैं। तो 1 2 3 4 किसी भी व्यक्ति के हिसाब से 1 2 3 4 चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से ए ई आई ओ यू हमारे हिसाब से भी है तो आपके हिसाब से भी होगा। लेकिन यदि इसी में हम कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यहां पे लिखें एग्जाम्पल में द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स in the class, ये दे दिया हमें। तो यहां पे जो शब्द आया वो आया ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब ब्यूटीफुल की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है। कोई किसी चीज को ब्यूटीफुल मानता है तो कोई किसी चीज को ब्यूटीफुल मानता है। इसीलिए ये जो ब्यूटीफुल गर्ल आ गया, ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल की परिभाषा हर व्यक्ति के हिसाब से बदल जाती है। तो वह डेफिनेशन जो हर व्यक्ति के हिसाब से ना बदले, जिसका आंसर किसी भी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से पूछा जाए सेम आए, वो हमारा वेल डिफाइंड कहलाता है। तो इस प्रकार के जो समुच्चय है उसको हम कहते हैं सेट समुच्चय, उसको हम सेट कहते हैं। अब देखें सेट के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां। तो 2 प्रकार की विधियां हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म जिसको हम सूची विधि कहते हैं, और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। बेसिकली इन 2 फॉर्म का यूज रिलेशन एंड फंक्शंस को पढ़ने के लिए होगा। रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने के लिए इन 2 विधियों का यूज होगा। सूची विधि जो होती है रोस्टर फॉर्म, वो डायरेक्टली समुच्चय होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें इस प्रकार के ब्रैकेट में एक डेफिनेशन दी होती है। उस डेफिनेशन के आधार पर हमको एक सेट का निर्माण करना होता है, एक सेट बनाना होता है। उस आधार पर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमें इन दोनों प्रकार की विधियों की आवश्यकता इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। अब देखें आगे का सवाल। अब समुच्चय के जो प्रकार हैं, सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी या नल सेट्स, जिसको हम फाइल या इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो हमारा एम्प्टी या नल सेट कहलाता है।
फाइनाइट सेट में क्या होता है कि जो रोस्टर फॉर्म होता है या सेट बिल्डर फॉर्म होता है, उसमें जो एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे यहाँ पे है, इसमें केवल 4 एलिमेंट हैं, 10 हो, 15 हो, 20 हो, लेकिन उसकी संख्या जो है निश्चित हो, तो वो हमारा फाइनाइट सेट कहलाता है। तीसरा है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या हमारी निश्चित नहीं होती है, इसीलिए उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे ये है 4 5 6 7 और यहाँ डॉट 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 लगा हुआ है। अब इसके आगे नहीं पता हमें कि कितने एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होता है। इसके बाद इक्वल सेट, जैसे ए वाला दिया गया है इतना, बी वाला दिया गया है इतना। अब इक्वल सेट्स में हम देखते हैं कि उसके उस सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए होते हैं वो हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट की संख्या हमारी सेम होगी, तो वो हमारा इक्वल सेट्स के अंतर्गत आएगा। 2 सेट्स हैं जिसमें एलिमेंटों की संख्या हमारी सेम है, इक्वल सेट्स के अंतर्गत आएगा। सिंगलटन सेट्स में होता है केवल एक एलिमेंट होता है, उसको हम सिंगलटन एकल समुच्चय कहते हैं। अब देखें, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है हमारा सबसेट। सबसेट क्या कहलाता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी देन इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ए। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए क्या कहलाता है? बी का उपसमुच्चय। इसको इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो जैसे मान लीजिए बी है हमारा, बी में कोई एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने एलिमेंट दिए गए हैं। और ए कोई हमारा सेट है तो उसमें दिया गया है 2 5 7 8 9, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे देखना है कि 2 2 5 7 8 और 9 ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे बी में हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं? बी में हैं। तो हम कहेंगे कि ए जो है हमारा वो बी का सबसेट होगा। ए हमारा क्या होगा? बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में भी प्रेजेंट हैं हमारे। अब यदि हम ए को दूसरे तरीके से लिखें, यहाँ पे लिख दें 2 3 5 10, इस तरीके से, तो इसमें 2 3 5 तो हमारे प्रेजेंट हैं बी में, लेकिन ये 10 हमारा बी में प्रेजेंट नहीं है। तब हम इसको कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए हमारा बी का सबसेट नहीं है। इसकी हमें रिलेशंस एंड फंक्शंस को पढ़ने के लिए बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अब देखें आगे के क्वेश्चंस को। अब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध और फलन। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रिलेशन। रिलेशन क्या कहलाता है? तो इसमें लिखा है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। यहां पे लिखा है सबसेट। अब यहां पे 2 शब्दों का यूज हुआ है, 2 वर्ड जिनको हमें देखना है। पहला तो है हमारा सबसेट और दूसरा है हमारा
कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दो शब्दों का यूज हुआ है हमारा। पहला तो है सबसेट, जिसकी डेफिनेशन हम अभी पढ़ चुके हैं, और दूसरा है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें सबसेट तो हम पढ़ चुके हैं कि सबसेट क्या कहलाता है, कि यदि हमारे ए एक सेट है जिसका प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है प्रेजेंट, तो हम कहते हैं कि ए हमारा बी का सबसेट होगा। तो सबसेट तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है 1 और 2, ए कोई सेट है, बी भी हमारा सेट है 4 और 5। इस तरीके से हमें ए और बी दो सेट से दिए गए हैं। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए क्रॉस बी का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। ये हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं। अब इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, तो यहाँ पे 1 4 हो जाएगा। फिर इसका दूसरा, इसका पहला एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 5। इसके बाद इसका दूसरा, इसका पहला 2 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 5। इस तरीके से आ जाएगा। पहले का पहला एलिमेंट उठाना है, और जितने भी एलिमेंट दूसरे सेट्स में दिए गए हैं सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना है हमको। ये जो संख्या लिखी हुई है 1 4 1 5 2 4 और 2 5, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं त्रिमितीय योग में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो जो हम अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो जो रिलेशन होगा हमारा, जो हमारा रिलेशन होगा वो हमारा इसका सबसेट होगा। जैसे मान लीजिए हमें 1 5 दे दिया और दूसरा हमें दे दिया 2 5, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा। तो 1 5 भी हमारा इसमें है और 2 5 भी हमारा इसमें है। तो जो आर है, आर हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया कि नहीं हो गया? इसी को हम रिलेशन कहते हैं। कि यदि हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें और उसका हमें कोई सबसेट प्राप्त होता है, तो वो हमारा रिलेशन कहलाता है। अब हम देखें कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है हमारा ए, जो हमें ए से बिलोंग करता है, कोई सेट, जैसे ए एलिमेंट है वो सेट ए में उपलब्ध है, और बी एलिमेंट है हमारा, वो बिलोंग करता है हमारा सेट बी से। कोई दूसरा एलिमेंट है बी, वो हमारा सेट बी में प्रेजेंट है। तब ऑर्डर्ड पेयर में हम इसको लिखेंगे, जैसे ए क्रॉस बी है, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा वो ए और बी लिखा जाएगा। मतलब पहले सेट का एलिमेंट उठाएंगे और दूसरे सेट का एलिमेंट बाद में लिखेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसको हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिख सकते कि दूसरे का हम पहले लिख दें और पहले का बाद में लिख दें, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। पहले सेट का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा और दूसरे सेट का एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा, वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा रिलेशन आ गया कि सबसेट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। तो ये हमारा आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आ गया। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, संबंध के जो प्रकार हैं। एम्प्टी रिलेशंस होता है, रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध,
और यहाँ समुच्चय गलत लिखा है, संबंध होगा। यूनिवर्सल रिलेशन सार्वत्रिक संबंध और आइडेंटिटी रिलेशन सर्वसम संबंध। इस प्रकार के संबंधों का 12th में कोई यूज नहीं है। हमें केवल वो रिलेशन पढ़ना है जो 12th के लिए रिलेवेंट है और उनका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब देखें, ये एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन है कि ए रिलेशन हैविंग नो एलिमेंट, कोई भी ऐसा संबंध जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो हमारा एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, रिलेशन कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे ए कोई सेट है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से बना है। तो ए क्रॉस ए निकालें हम, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो पहला एलिमेंट उठाएं और 1 1 लिख दें और पहले का ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे हम, फिर 1 से 2 का लिखेंगे और 1 से 3 का लिखेंगे। 1 हमारा खत्म हो गया। अब 2 से उठाएं तो 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 उठाएं, 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा और 3 3 आ जाएगा। तो ये हमारा सार्वत्रिक रिलेशन होगा और ये हमारा जो होगा ये R के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक या यूनिवर्सल रिलेशन। कोई भी सेट है उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें हम, तो वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। आगे देखें, अब है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशंस, जिसको हम कहते हैं संबंधों के गुण, संबंध के गुण। तो 3 प्रकार के जो रिलेशंस हैं, जिनकी 3 प्रॉपर्टियां हैं, उन्हीं का हमको इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करना है। सबसे पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको कहते हैं स्वतुल्य संबंध। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको हम कहते हैं सममित संबंध। और तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको हम कहते हैं संक्रामक संबंध। जब ये तीनों प्रकार के रिलेशन से किसी क्वेश्चंस में मिल जाएं, तब हम कहते हैं कि वो हमारा रिलेशन हो जाएगा एक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध। किसी रिलेशंस का एक्विवेलेंस रिलेशंस होने के लिए 3 प्रॉपर्टियों का होना बहुत आवश्यक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशंस किसी रिलेशंस में हमको मिल जाएं, तो हम कहते हैं कि वो रिलेशंस हमारा एक्विवेलेंस रिलेशंस होगा, अन्यथा में वो हमारा एक्विवेलेंस रिलेशंस नहीं होगा। उसके बाद अब देखते हैं अलग अलग डेफिनेशंस क्या है इसकी। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की, स्वतुल्य संबंध है, जिसको हम कहते हैं स्वयं के साथ जो संबंध होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के अंतर्गत आता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में जो रिलेशंस देखा जाता है वो सिर्फ एक एलिमेंट से देखा जाता है। कोई भी एक एलिमेंट है उसी के बराबर उसी के साथ रिलेशन देखा जाता है रिफ्लेक्सिव में। तो यहाँ पे देखें, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अगर प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहलाता है। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट दिए गए हैं लेकिन दोनों एलिमेंट सेम है हमारे। यदि ये किसी में R में रिलेट हो जाए और A बिलोंग करता है A से, A हमारा है सेट A, कोई भी सेट है उसमें एक एलिमेंट यदि उससे रिलेटेड है तो दोनों एलिमेंट सेम प्रकार के अगर रिलेटेड हो जाएं तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के अंतर्गत आता है।
मोटे तौर पर सीधा का सीधा इसका मतलब ये है कि स्वयं का स्वयं के साथ जो संबंध हो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के अंतर्गत आएगा। अब देखें आगे का। अब दूसरा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। इसमें दो एलिमेंट का संबंध देखा जाता है और दोनों एलिमेंट हमारे किसी न किसी सेट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो यदि हम देखें जो संबंध, जैसे मान लीजिए ए और बी का जो संबंध है, जो रिलेशन है, यदि वही संबंध हमारा बी और ए में हो जाए तब हम कहते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यदि दो एलिमेंट सीधे क्रम में या उल्टे क्रम में जिनका एक सा रिलेशन आए वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस के अंतर्गत आएगा। यदि ए और बी का जो रिलेशन है वही रिलेशन बी और ए के साथ हो जाए तब हम कहते हैं कि वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसमें तीन एलिमेंट देखे जाते हैं, ए, बी और सी, तीन एलिमेंट देखे जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ए और बी है हमारा, इसमें जो रिलेशन है बी और सी में वही रिलेशन अपने आप मान लिया जाता है कि बी और सी में वही रिलेशन होगा। ये अपने हिसाब से मान लेते हैं कि जो रिलेशन हमारा ए और बी में है वही रिलेशन हमारा बी और सी में है। तब इन दोनों के आधार पर यदि ए का और सी का, ए और सी का वही रिलेशन हो जाए तब हम कहते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अन्यथा में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट हैं ए और बी, जिसका कोई भी रिलेशन है जो डेफिनेशन में दिया गया होगा, तो दूसरा बी और सी का रिलेशन अपने आप मान लेते हैं कि वही रिलेशन होगा। तो इन दोनों कंडीशन के आधार पर यदि ए और सी का भी वही रिलेशन हो जाए तब हम कहते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अन्यथा में ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। वही लिखा है इसमें कि ए और बी में जो रिलेशन है वही बी और सी में रिलेशन होगा, तो वही ए और सी में रिलेट हो जाए तब हम कहते हैं कि वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और जब तीनों रिलेशंस होंगे हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब हम कहते हैं कि वो हमारा एक एक्विवेलेंस रिलेशन की श्रेणी में आएगा, अन्यथा में नहीं आएगा। अब देखते हैं आगे। ये वाला इस चैप्टर के अंतर्गत पहला जो सवाल है हमारा, ये दिया गया है कि टी जो है एक ट्रायंगल का सेट है और मेन जो फोकस है हमारा जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होना है वो है ये रिलेशन। कि आर जो रिलेशन है वो दिया गया है कि T1 और T2 दिए गए हैं एलिमेंट और T1 हमारा T2 के कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते क्या है, जिनके एंगल और साइड्स आपस में बराबर हों वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमें इसमें देखना है कि और प्रूफ करना है हमको कि ये एक एक्विवेलेंस रिलेशन है, हमारा तुल्यता संबंध। ये हमारा कैसा है, तुल्यता संबंध है। तो जो रिलेशंस दिया गया है उस रिलेशंस के बेसिस पर हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या एक्विवेलेंस है। और एक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए उसको, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो अब हम बारी बारी से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है
और एक्विवेलेंस क्या है। इसमें देखें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसको स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब देखते हैं, जैसे जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम पता करते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में केवल एक एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। हम उस एलिमेंट का उसी एलिमेंट से वही संबंध होना चाहिए जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तब हम कहेंगे कि ये रिलेशंस हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा, अन्यथा में ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं है। और वो एलिमेंट हमारा इस सेट में भी होना चाहिए, तब हम लिखेंगे कि T1 जो है हमारा वो T से बिलोंग करता है, और ये क्या है, हमारा सेट है किसका, ट्राइंगल का। सभी ट्राइंगल का सेट दिया गया है जिसमें हमारा T1 एक एलिमेंट है। अब देखते हैं कि जैसे मान लो ट्राइंगल है हमारा, ये है हमारा ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं T1। तो अब हमें कॉन्ग्रुएंट रिलेशन दिया गया है कि ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि उसके साइड्स भी बराबर हों और उसके एंगल भी बराबर हों, तब हम कहेंगे कि वो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। तो अब और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ वही रिलेशन होना चाहिए जो इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम देखते हैं कि ये जो T1 है, T1 का T1 से जो रिलेशन है कि इसका एंगल भी बराबर है और इसके जो है साइड्स भी आपस में बराबर है, तब हम कहेंगे कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तब हम कहेंगे इसमें कि T1 जो है इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह होता है ये टू T1। तो हम कह सकते हैं इसको कि T1 और T1 में वही रिलेशंस है जो कि क्वेश्चंस में दिया गया है, तब हम कहेंगे कि दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसीलिए दिस रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कौन सा रिलेशंस हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट से वही संबंध प्राप्त हो रहा है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए ये वाला हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब देखें हम अगला सिमेट्रिक रिलेशन। अगला है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये है हमारा। अब देखते हैं कि जब हम सिमेट्रिक रिलेशंस की बात करते हैं तो सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए हमको दो एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्लेक्सिव के लिए एक की, सिमेट्रिक के लिए दो की, और ट्रांजिटिव के लिए तीन की आवश्यकता पड़ती है हमको। तो हम इसमें देखें कि हमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं T1 और T2, और दोनों हमारे इस T से बिलोंग करते हैं जो कि ट्राइंगल का सेट दिया गया है हमको, उससे बिलोंग करते हैं। अब हमें देखना है कि T1 और T2 का एक रिलेशन तो हमको दिया गया है कि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में,
तो हम देखते हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये बना हमारा और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये बना। हमें गिवन है, ये है हमारा T1 और ये है हमारा T2। हमें गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका ट्रायंगल इसके बराबर होगा एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये साइड इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। तो हमें दिया गया है कि T1 और कॉन्ग्रुएंट टू T2, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, ये हमको गिवन है, दिया गया है। तब हम कहेंगे कि T1 और T2 हमारे बिलोंग करते हैं R से। T1 और T2 में वही संबंध है जो क्वेश्चंस में दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तब हम लिखें इसमें, इसीलिए T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। इस निष्कर्ष के आधार पर तब हम कहेंगे कि T2 और T1 में भी वही रिलेशंस आ रहा जो T1 और T2 में आ रहा। और सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी यही कहती है कि जो रिलेशंस हमारा A और B में है, यदि वही रिलेशंस हमारा B और A में हो जाए, उल्टा रिलेशंस भी सही हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा या संक्रामक संबंध होगा। तो हम कह सकते हैं, इसीलिए दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, जो ये रिलेशन दिया गया है हमको, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस हो जाएगा। अब अगली बारी आती है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा? ट्रांजिटिव। अब अगली बारी आती है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशंस की। अब जब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो इसके लिए 3 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है हमको। तो हम देखते हैं कि T1 दिया गया है, T2 दिया गया है और T3 दिया गया है। ये तीनों ट्रायंगल्स हमारे T से बिलोंग करते हैं, जो हमें ट्रायंगल का सेट दिया गया है। अब इसमें देखें कि हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं। ये है हमारे पास T1, ये है हमारे पास T2 और ये है हमारे पास T3। तो जब ट्रांजिटिव रिलेशन की हम बात करते हैं, तो जो रिलेशन हमारा गिवन होता है A और B में, B और C में अपने आप मान लेते हैं कि वही रिलेशन होगा हमारा। इन 2 कंडीशन के आधार पर हम फाइंड आउट करते हैं कि जो रिलेशन A और B में है वही रिलेशन B और C में होगा। तो यदि वही रिलेशन हमारा पहले और तीसरे में आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब हमें देखना है कि ये T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट हैं, तो T2 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तब इनसे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि पहला और तीसरा वाला भी हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसमें देखें, क्योंकि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो हम कह सकते हैं कि T1
T2 बिलोंग करते हैं हमारे R से। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा हम लिखते हैं कि T2 और T3 भी अपने आप मान लेते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे हमारे। तब हम लिखेंगे कि T2 और T3 भी हमारे उसी रिलेशन में हैं जो कि गिवन है, और इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे रिलेशन से हम देखते हैं कि जब T1 और T2 हमारे सर्वांग सम है और T2 T3 हमारे सर्वांग सम है, तो हम निष्कर्ष के तौर पर देख सकते हैं कि T1 और T3 भी हमारे सर्वांग सम होंगे, क्योंकि जब सबके एंगल और साइड्स बराबर हैं तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। तब हम लिख सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि T1 और T3 में भी वही रिलेशन है जो कि क्वेश्चंस में गिवन है। तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे दिस रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तब हम कहेंगे we can say that the given relation is an equivalence relation. एक्विवेलेंस रिलेशन। जब हमें पता चल गया कि ये जो रिलेशन दिया गया है ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन हमारा एक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस तरीके से इस प्रकार के सवालों को हमको सॉल्व करना है। अब अगला देखना है हमें क्वेश्चन दिया गया है हमको, इसमें भी वही है कि जो मेन रिलेशन दिया गया है वो ये दिया गया है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इस रिलेशन से हमको क्वेश्चंस लगाना है, और L क्या दिया गया है, ये एक सेट दिया गया है लाइंस का, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो है सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ट्रांजिटिव है। मतलब ये सिद्ध करना है कि यार सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। ये हमें इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो जो रिलेशन दिया गया है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू
L2। R दिया गया है कि L1 हमारी L2 पर परपेंडिकुलर है। बस इतना देखना है हमें। इसी रिलेशंस के द्वारा हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है। ये अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध। अब जब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो सिर्फ एक एलिमेंट देखते हैं हम, तो लिख देंगे कि L1 बिलोंग करता है हमारा L, और L क्या दिया गया है, सेट्स ऑफ ऑल लाइंस। ठीक है, सभी रेखाओं का समुच्चय है L, जिसमें L1 हमारा एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन बनाई है हमने, जैसे कोई लाइन इस तरीके से बनाई और ये हमारी है L1, तो हमें ये और रिलेशन हमें देखना है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जैसे एक रेखा हमने बनाई और उसी के परपेंडिकुलर यदि हम, तो एक रेखा स्वयं के पैरेलल तो होती है लेकिन परपेंडिकुलर कभी नहीं होती। और रिफ्लेक्सिव में वही संबंध स्वयं का स्वयं से होना चाहिए जो क्वेश्चंस में दिया गया है। तो यदि हम एक रेखा खींचें और उसके परपेंडिकुलर दूसरी रेखा खींचें तो वही परपेंडिकुलर रेखा कभी नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि एक रेखा स्वयं के पैरेलल तो होती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होती। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, जी है, मतलब L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। स्वयं की परपेंडिकुलर कभी नहीं होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि L1 और L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, रिलेशन में नहीं है जो दिया गया है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसीलिए द गिवन रिलेशन is not reflexive। इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो दिया गया रिलेशन है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि एक रेखा स्वयं के परपेंडिकुलर नहीं होती। दूसरा देखें, दूसरा हम देखते हैं, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या है, जब सिमेट्रिक की बात करते हैं तो दो एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तब हम लिखें L1 और L2 बिलोंग करते हैं हमारे L से, जो रेखाओं का समुच्चय दिया गया है। अब हम इसमें देखें कि यदि एक रेखा हम बनाए इस तरीके से और दूसरी रेखा बनाए हम, और दूसरी रेखा हम इस तरीके से खींचें, ये हमारी L1 है। अब यहाँ पे देखें कि L1 रेखा हमारी L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 तो ये रहेगी हमारी और L1 ये रहेगी। अब हम देखते हैं कि जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है
तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तब हम कहेंगे कि ये जो गिवन रिलेशन है हमारा L1 और L2, ये बिलोंग करता है R से, जो क्वेश्चन में दिया गया है। इसीलिए हम कहते हैं जब L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा। तब हम कहेंगे कि वही रिलेशंस L2 और L1 में भी आ रहा जो क्वेश्चंस में गिवन है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। जो दिया गया रिलेशन है हमारा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की अब जब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लिखें L1, L2 और L3। ये तीनों जो है हमारी L से बिलोंग करती हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे एक रेखा है ये वाली, इसको कहते हैं हम L1, L2। अब देखा हमने कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L1 हमारी L2 के परपेंडिकुलर है। ये हो गई हमारी L1 और L1, ये हो गई L1। और लिखा है कि L2 L3 के परपेंडिकुलर है। L2 हमारी L3 के परपेंडिकुलर है। तो L3 इस तरीके से, या इसी में बना दें हम, या इस तरीके से बना दें, ये हो जाएगी हमारी L3। अब देखें L1 हमारी L2 के परपेंडिकुलर है और L2 हमारी L3 के परपेंडिकुलर है। तो हम देखते हैं कि जब L1 और L3 में हम रिलेशन निकालें तो जब हम डॉटेड लाइन से इस तरीके से बढ़ाते हैं आगे और ये हमारा L3 आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये L1 और L3 हमारे एक दूसरे के पैरेलल लाइन आएंगे, परपेंडिकुलर कभी नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं कि L1 चूंकि L1 और L परपेंडिकुलर टू L2, तो हम कह सकते हैं कि L1 और L2 में वही रिलेशंस है जो क्वेश्चंस में दिया गया है। दूसरा हम मान लेते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। L2 और L3 में वही रिलेशन होगा, तो हम मान लेते हैं कि L2 और L3 भी R से बिलोंग करते हैं हमारे। लेकिन हम जब L1 और L3 का रिलेशन देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर का रिलेशन ना आकर के ये पैरेलल का रिलेशन आ रहा है हमारा। तब हम कहेंगे इसीलिए L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। तो हम लिखें यहाँ पे L1 और L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, R से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। जो दिया गया रिलेशन है हमारा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा।
इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे के सवालों को हम आगे देखेंगे। हमारा लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पर। अगला आगे के सवालों को इसके आगे के लेक्चर्स में देखेंगे हम लोग।